नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि कभी कोई डेंजर में होता है और जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो गई और हम लोग जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और हो जाता है ज़्यादा नुकसान क्योंकि हमें प्रॉपर्ली फर्स्ट एड टेक्निक का नहीं पता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि हमें फर्स्ट एड जो हम किसी को दे रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो और हमारी वजह से किसी को ज़्यादा इंजरी ना हो जाए। क्योंकि बिना पूरे नॉलेज के अगर हम फर्स्ट एड देते हैं तो कभी-कभी क्या हो जाता है, कुछ और इंसिडेंट्स हो जाती हैं, जो हम ठीक करना चाहते हैं वो और ज़्यादा गलत हो जाती है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ सीखेंगे ऐसी टेक्निक्स जिससे कि हम फर्स्ट एड को अच्छे से दे पाएँ। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है। जो हमारी नोज़ होती है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कभी-कभी सेंसिटिव होती है ड्राई एयर के या फिर अभी हम फिंगर से लगा देते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब भी कभी नेज़ल ब्लीडिंग हो वो किसी भी कारण से हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने मुँह को गर्दन को कुछ इस तरह से टिल्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो भी ब्लड होता है हमारे नाक का वो नेज़ल कैविटी से होता हुआ सीधे हमारे गले में चले जाता है और हम उसको निगलने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, चोकिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, हमारा ब्लड जो ये है वो हमारे बॉडी में अंदर चले जाता है और जो ये नेज़ल कैविटी होती है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस कैविटी होती है। तो अगर हम ऐसा ब्लड अभी हम स्वलो करेंगे तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अगर किसी को भी नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे करके ऊपर नहीं करना है, हमेशा एक टाइट प्रेशर लगाना है इस तरह से, कुछ इस तरह से टाइट से प्रेशर लगा देना है और गर्दन को नीचे रखना है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो भी हम साँस ले रहे होंगे मुँह से लेनी है, ठीक है? नाक से लेने के बजाय मुँह से लेनी है, नाक को टाइट से बंद कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे जो नेज़ल ब्लीडिंग है वो जल्दी सही हो जाएगी और जो ये ब्लड हमारा स्वॉलो हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो यही इसका सही तरीका है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई इंसान अगर बेहोश हो जाता है चलते-चलते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको उठा के सीधे बैठा देते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। अब देखो, वो इंसान बेहोश क्यों हुआ? हो सकता है कि उसको ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली हो, इस वजह से वो शॉक में चला गया और वो बेहोश हो गया। तो हमें क्या करना होता है, उसको चेक करनी होती है, उसकी पल्स चेक करनी होती है, कैरोटिड पल्स, अगर वो सब सही है और ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना होता है, वो सही है, तो हमें क्या करना है, उसको फर्श पे ही रहने देना है। कम से कम 1 फुट ऊपर तक उसके पैरों को एलिवेट कर देना है। उसकी जो अगर टाइट ड्रेस पहनी हुई है, शर्ट वगैरह है, टाइट है, तो उसको खोल के लूज़ कर देना है। तो उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने देना है जब तक कि वो होश में ना आ जाए या फिर कोई भी आपको इमरजेंसी हेल्प ना मिल जाए। तो ऐसा करने से वो जल्दी सर्वाइव करने में, सही होने में ईज़ी रहेगा, जिससे क्या होगा, जब हम उसके फुट हैंड एलिवेट कर देंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो उसको ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा और वो कॉन्शियस हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग खेलते हैं और खेलते-खेलते हमारा फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई स्प्रेन आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, हीट एप्लीकेशन कर देते हैं। जबकि हमें हीट एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हीट जो होती है वो क्या करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और फिर क्या करेगी, वो स्वेलिंग कर देती है। तो हीट का यूज़ मोस्टली तब होता है, क्रॉनिक कंडीशन होती है, जैसे कि कभी बैक पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम हीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्चर है या फिर स्प्रेन है, तो इस कंडीशन में हमें यूज़ करना चाहिए आइस पैक। तो आइस पैक क्या करता है, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है स्वेलिंग को और मसल स्पाज़्म को कम करेगा, ब्रूजिंग होगी तो उसको भी कंट्रोल करता है। आइस पैक जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली स्किन पे नहीं यूज़ करना है, उसको या तो एक पॉली बैग में रखकर कपड़े के ऊपर से ही उसकी सिकाई करनी होती है और जब भी सिकाई कर रहे हैं 10, 15, 20 मिनट के बाद उसको चेंज कर देनी होती है पोजीशन को। तो जब भी कभी स्प्रेन हो या फिर फ्रैक्चर हो तो उसमें आपको क्या करना है, आइस पैक का यूज़ करना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है, कोई डिब्रीज है, उसको हटाना है, यानी कि मानो कि अगर आपके पाँव में कोई चाकू लग गया, कोई भी धारदार चीज़ लग गई, काँच लग गया, उसको हटाना है। तो अगर हम उसको हटा रहे हैं ऐसे ही नॉर्मली और अगर हम स्टेराइल टेक्निक नहीं यूज़ करें तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं और अगर हमारा वुंड कुछ ज़्यादा ही है तो उसमें क्या है, ज़्यादा इंजरी होने के चांस हो सकता है। हमेशा आपको स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए और अगर ज़्यादा वुंड है तो आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। अगर आँख में कोई शार्प चीज़ चली गई है तो आपको क्या करना है, एक स्टेराइल गॉज़ से उसको कवर करना है और सीधे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, जिससे कि आपकी आँख में कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो। अभी क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है बर्न की। अगर मान लीजिए कभी किसी का हाथ जल गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सीधे पानी में लेके जाते हैं। पानी में लेके जाना सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए लेके जाएँगे, उसके बाद अपने हाथ को हटा लेंगे, जैसे ही हमें ठंडक मिल गई। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर पानी में लेकर गए हैं, तो उसको हमें कम से कम 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे तक पानी में ही रखना होता है, क्योंकि हमारी स्किन की लेयर अंदर तक जल गई है। तो कभी भी बर्न हो, जो भी इफेक्टेड पार्ट है, उसको आधे घंटे तक ठंडे पानी में रखना होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग अगर मान लो किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दिखता है कि किसी को चोकिंग हो रही है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं उसको हेमलिक मैन्यूवर देने लग जाते हैं। बट जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो उन्होंने गाइडलाइन अपडेट की है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हमें सीधा डायरेक्टली हेमलिक मैन्यूवर नहीं देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी विक्टिम है उसको लीन करना है आगे की तरफ और उसकी बैक में 4 से 5 स्ट्रोक देने हैं, कुछ इस तरह से। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से 4 से 5 स्ट्रोक देने हैं। अगर फिर भी चोकिंग सही नहीं हुई है,
तो उसके बाद हम लोग हाइमलिक मैन्यूवर की तरफ जा सकते हैं। उसके 4-5 स्ट्रोक देंगे तो उससे चोकिंग जो हो रही है वो सही हो जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है सीजर की। कभी-कभी क्या होता है कि किसी को सीजर आ रहे होते हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जाते ही उसको मुँह को ब्लॉक कर देते हैं, वो इसलिए कि वो अपनी टंग बाइट ना कर सके। और इस कंडीशन में कभी-कभी क्या होता है कि हमने उसके मुँह में कपड़ा डाल दिया या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दिया जिससे कि चोकिंग हो गई, या फिर उसने हमारी उँगली को ही काट दिया, तो ये कभी-कभी डेंजरस हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके आस-पास का एरिया जो है उसको क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कि वो कभी ऐसा मूवमेंट करे तो उसको दूसरी इंजरी ना हो, उसके हाथ-पैर इधर कहीं ना लगे, उसका सिर कहीं ना लगे। तो उसके आस-पास के चारों तरफ का एरिया क्लियर कर देना है। और जो उसको एक साइडलाइन पोजीशन देनी है जिससे कि वो इजीली ब्रीथ कर सके। रिस्ट्रेन नहीं करना है, उसके हाथ-पैरों को पकड़ के जकड़ना नहीं है, उसको लूज़ छोड़ देना है। जैसे मूवमेंट कर रहा है उसको करने दीजिए। ये जो सीज़र होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, 3 से 5 मिनट के लिए होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। बट कुछ कंडीशन में होती है जिसमें कि सीज़र का टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए अगर कोई विक्टिम है और उसको अटैक आया, हार्ट अटैक आया है और उसकी जो पल्स है वो नहीं चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ पर्सन्स हैं जो कि क्या कहते हैं कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है जो वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। बट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया है कि अगर हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ना भी दें तो और डायरेक्टली सीपीआर दें तो भी हमारी बॉडी में इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन होती है कि वो सीपीआर ले सके और रिससिटेट होने के चांसेस ज़्यादा हो सके, उसको रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हो सके। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मानती है कि अगर हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो उसके डबल या ट्रिपल चांसेस हो सकते हैं उसके सर्वाइव होने के, बजाय उसके कि अगर हम किसी को सीपीआर ना दें। तो सीपीआर बहुत ज़रूरी है। मैंने सीपीआर पे एक वीडियो भी बनाया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, बस ये टेक्निक सीख लीजिए किस तरह से सीपीआर दिया जाता है। और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ना भी दें तो भी चलेगा। आप उसको कंप्रेस करते रहेंगे और इफेक्टिव कंप्रेशन देने होते हैं, उससे क्या होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेट होगा जिससे कि उसके सर्वाइवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को प्रायोरिटी ना देकर आप सिर्फ कंप्रेशन पर फोकस कीजिए। और सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देनी होती है, उसके बाद कंप्रेशन शुरू कर देना होता है पल्स चेक करने के बाद। पल्स आ रही है तो कंप्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर पल्स नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल ब्लड फ्लो करवाना है तो कंप्रेशन देने होंगे। कभी-कभी ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना होता है, कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कंडीशन है, कोई पर्सन है कोलैप्स हो गया है तो उसको सीपीआर परफॉर्म करना है, तो सीपीआर दे रहे हैं और उसमें जब हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि यार आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे दे रही है। हमने उसको सीधे ऐसे लिटा के उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हैं, बट वो अगर हम उसकी पोजीशन हेड टिल्ट करके हमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होती है। अगर मान लो हम ऐसे करके ब्रीदिंग देंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। तो हमेशा अगर हम हेड टिल्ट करके ब्रीदिंग देंगे तो ही वो इफेक्टिव सीपीआर के अंडर आएगा। अब मान लीजिए कि हमें सीपीआर देना ही नहीं आ रहा है, कि हमें यही नहीं पता कि कितना प्रेस करना है। अगर हम फास्ट-फास्ट कर दे रहे हैं तो भी वो इफेक्टिव नहीं होगा, अगर हम स्लोली कर रहे हैं तो भी वो इफेक्टिव नहीं होगा, अगर हम उसमें डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं 2 इंच की तो भी वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा जो भी, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देनी चाहिए। अगर हम किसी को एब्डोमेन थ्रस्ट दे रहे हैं और उसकी भी टेक्निक हमें नहीं पता है तो भी वो डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो टेक्निक्स हैं वो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, तो ही आप किसी की हेल्प कर पाएँगे। अगर हमें कुछ आता ही ना होगा तो हम ऐसे ही किसी की हेल्प करने चले जाएँगे तो उसको हम और भी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए या फिर खुद से अच्छे से सीखना चाहिए। मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं हार्ट अटैक के ऊपर कि किस तरह से सीपीआर देना चाहिए, एब्डोमेन थ्रस्ट कैसे देना है, वो भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए अगर किसी का कोई एक गहरा वुंड हो गया है, कोई गहरा घाव हो गया है, कुछ गहरी चीज़ लग गई है। मान लो अगर आपके हाथ में, पैर में, किसी भी चीज़ में कुछ ज़्यादा गहरा लग गया, उसमें से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो लोग क्या करते हैं, उसको सीधे आके पूरे ऊपर से हाथ को बाँध देते हैं टाइट से, तो जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। बट ये फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ, अगर मान लो किसी के आर्म में इंजरी हो गई है और उसने कुछ इस तरह से टाइट से टॉर्निकेट को बाँध दिया है, तो ब्लीडिंग तो रुक जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो ही बंद हो गया है, वो आर्टरी ही हमने प्रेस कर दी है, दबा दी है। तो बट आगे के जो पूरा पार्ट है उसमें भी ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। अगर ये चीज़ें हमने लॉन्ग टाइम की रखी तो हमारा जो आर्म का मूवमेंट है वो भी रुक जाएगा, उसमें टिश्यू भी डैमेज होंगे, नेक्रोसिस होने लग जाएगा। तो हमेशा इस टॉर्निकेट को यूज़ करना फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की आर्म में ऐसा कुछ कट लग गया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है, उस एरिया को ज़ोर से प्रेस कर देना है, काफ़ी तेज़, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ प्रेस करना है, जिससे कि क्या होगी, कुछ देर बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर आपके पास कोई स्टेराइल गॉज़ है तो उसको अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, हमारे हाथ में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा डायरेक्टली टू द पेशेंट या फिर कोई और विक्टिम जो भी दूसरा है। और हमें क्या करना है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देनी है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो बताएँगे, तो वो अपने जो भी इक्विपमेंट वगैरह है वो सब लेकर आ जाएँगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपने ये सब कर लिया, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, तो लास्ट चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको टॉर्निकेट कर दो, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। तो पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आपने टाइट से कस के बांध दिया ऊपर और पूरा हाथ से ब्लीडिंग ही बंद हो गई, ब्लड फ्लो ही रुक गया, तो ये हमारे हाथ को डैमेज कर सकता है, हमारे हाथ के टिश्यू सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो लास्ट प्रायोरिटी रखनी है टॉर्निकेट बांध। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि हम जल्दीबाजी में करते हैं और अगर सही टेक्निक नहीं आ रही है तो नुकसान भी कर देते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी आपने किसी को फर्स्ट एड दिया है, क्या कंडीशन थी और कैसा आपका ये जो
फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस रहा वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।